हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, यानी हिंदी ग्रामर का टॉपिक है विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे विसर्ग संधि को और कैसे विसर्ग संधि को हम अलग करते हैं, इन सब चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। कुछ नियम है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि विसर्ग संधि में कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। और इस टॉपिक में हमने स्वर संधि पढ़ा, हमने व्यंजन संधि पढ़ा और आज हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत सारे ग्रामर्स की टॉपिक मिल जाएंगे जो अभी तक मैंने कवर करा दिए हैं, है ना। ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर यूपी टेट एंड सुपर टेट वाले बच्चों के लिए है, तो आप भी इसके साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के बेनिफिट्स को उठा सकें। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि में क्या कहते हैं? हम दो वर्ण को जोड़ते हैं, दो वर्ण की ध्वनियों को जोड़ते हैं तो वो संधि होता है ना। जब दो वर्णों को जोड़ने से जो विकार पैदा होता है वो संधि कहलाता है ना। तो संधि में हम स्वर संधि हमने पढ़ा, उसके कुछ नियम पढ़े, उसके प्रकार पढ़े, उसके भेद पढ़े। हमने व्यंजन संधि पढ़ा, उसके भी नियम थे। तो व्यंजन संधि के नियम बहुत सारे थे। सारे नियम जो होंगे ना आपके प्रैक्टिस से सही हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो ये संधि टॉपिक है वो क्लियर होगा, है ना। तो देखिए आज विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग संधि में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ होता है तो ये जो आपका विसर्ग वाला जो चिन्ह है ये आपको देखने को मिलता है विसर्ग संधि में। तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से विसर्ग संधि कौन है, क्योंकि ये आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि में आपके विसर्ग वाले ये डबल डॉट लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विसर्ग संधि क्या होता है वो पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद, है ना, ये विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार, यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर आए, स्वर आपको पता है स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है अगर एक्चुअल पूछा जाए तो। ऐसे तो हम टोटल 52 हम वर्ण पढ़ते हैं, है ना, जिसमें 11 स्वर होते, 13 स्वर हम पढ़ने लगते हैं और इसके अलावा जो बचते हैं वो व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 44 हो गए। और जो कुछ भी बनते हैं ना वो सबके मेल से बनते हैं, 2-3 वर्णों के मेल से बन जाते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या, विसर्ग के बाद अगर स्वर आ जाए या व्यंजन आने पे विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, यानी इस विसर्ग में जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम विसर्ग पर संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस बल मनोबल, मनः प्लस बल मनोबल, यानी मनः, ये मनः पढ़ते हैं, इसको डबल डॉट आ जाता है तो इसको मनः पढ़ते हैं। और बल, तो ये परिवर्तन, विसर्ग हट गया, विसर्ग में परिवर्तन ओ की मात्रा लगे, मनोबल हो जाता। दुह प्लस शासन दुस्शासन, निह प्लस फल निष्फल, ये सब आते हैं। ये सब जो संधि विच्छेद या संधि पूछा जाता है कि मनोबल में कौन सी संधि है, दुशासन में कौन सी संधि है, निष्फल में कौन सी संधि है, तो अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसके आंसर को करके आओगे। ठीक है, चलिए जब हम एमसीक्यू का सेशन करेंगे ना उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी मैं एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, और अब हम इसके नियम और उदाहरण को देखेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या बोलता है कि विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में अ अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या पढ़ा दिया मैडम आपने, ये समझ में ही नहीं आया है ना। तो देखिए समझ में कैसे आएगा बताती हूँ। विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग को आप पहले देखिए, ये है विसर्ग, इसके पहले अ आ जाए। यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ तो न आ रहा है, लेकिन अ आने का कहने का मतलब ये है कि अ की ध्वनि आए, वो अ का आवाज आए। जैसे आप अगर न पढ़ते हो मन, मन आ रही है ना, अ की मन भी, न भी पढ़ते हो न, तो न में अ की ध्वनि आ रही है ना,
तो विसर्ग के पहले अ आया, यहाँ तो आपको मिल गया कि अ आया, और बाद में भी अ आया। बाद में तो आपको क्लियरली अ दिख रहा है ना। अथवा वर्ग के, अब ये तो एक कंडीशन हो गया, अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे। वर्ग का तीसरा कौन होगा, यहाँ क वर्ग में अगर आइए तो 1 2 3, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अगर क वर्ग की बात करें तो किसी भी वर्ग का, यहाँ पे वर्गों के, यहाँ पे वर्गों के यानी क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसका इन सब का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी वर्गों के तीसरे, पांच, चौथे और पांचवे वर्ण हो, या य हो, र हो, ल हो और व हो, ठीक है, होने पर विसर्ग का ओ, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित होगा। समझ में आया। विसर्ग के पहले अगर अ की ध्वनि आती है, विसर्ग के बाद अ होता है, पहला कंडीशन अ वाला यहाँ आपको दिख गया। या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे देखिए वर्ग का यहाँ पे तीसरा आया है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे ब जो है, यहाँ पे इस वाले में जो ब दिख रहा है, ये किसका है, अब देखिए प फ ब, ये भी तीसरा यहाँ पे आया है ना। तो कोई भी आज यहाँ पे तीसरा का मैंने एग्जांपल लिया है, हो सकता है चौथा भी यहाँ पर हो सकता है पांचवा भी हो, या हो य, या हो र, या हो ल, या हो व। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित होता है। अब हम जो ये उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसमें समझ में आ पाएगा। क्या है, विसर्ग के पहले अ आए, यानी अ की ध्वनि आ गया है, ठीक है। अब विसर्ग के बाद अ आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में होता है। ये सब आने के बाद ओ में होगा, है ना। या तो ये आए, या तो ये कंडीशन आए, या तो ये कंडीशन आए, तीनों में से कोई एक कंडीशन आए तो विसर्ग का ओ बन जाता है। तो पहला कंडीशन हम देख रहे हैं, अ धन अ, मनोबल, यानी विसर्ग किस में चेंज हो रहा है, ओ में चेंज हो रहा है, यानी ओ की मात्रा में ये चेंज हुआ ना, मन, और न में ओ की मात्रा लग गया और मनो हो गया अनुकूल, मनोकुल, मनुकुल में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, अधोगति। अब अधः, यहाँ पे ध आप जब बोल रहे हो तो अ की ध्वनि आ रही है, आ गया अ की ध्वनि, ठीक है। गति, गति यानी तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण के बारे में भी बात हुआ था ना। तो अधः धन गति, अधोगति। तो ध क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया, ओ की मात्रा में चेंज हुआ है ना, तो अधोगति। अब यहाँ पे मनः प्लस बल, मनोबल। मनः प्लस यहाँ पे अ की ध्वनि आ रही है, और ये वर्ग का तीसरा है, यहाँ पे चौथा भी हो सकता था, पांचवा भी हो सकता था, या तो य, या तो र, या तो ल, या तो व भी हो सकता था, है ना, ये भी हो सकता था। तो हो जाएगा ओ में, न का विसर्ग यहाँ से हटा और ओ में परिवर्तित हो गया, मनोबल हो गया। समझ में आया, पहला नियम है ये। आप नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नियम कहता है, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, यानी अ आ को नहीं काउंट करना है, अ आ नहीं आना चाहिए, विसर्ग के पहले आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आए, ई आए, ई आए, उ आए, यानी छोटी ई आए, छोटा ऊ आए, बड़ा ई आए, बड़ा ऊ आए, कुछ भी आए, लेकिन आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, तो विसर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल में से कोई हो तो विसर्ग का र का आधा र में परिवर्तन, यानी विसर्ग का र या आधा र हो जाता है, यानी विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, या तो र होगा या तो आधा र होगा, यानी हलंत लगा है, यानी आधा र को हम सूचित करते हैं, ठीक है। निह, निह में अगर आप ध्वनि निकल रही है तो ई की ध्वनि लग रही है। यहाँ पे कंडीशन क्या था कि अ और आ नहीं होना चाहिए, चलिए कंडीशन तो फुलफिल है, अ आ नहीं है। धन आहार और को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, तो बाद में तो कोई भी स्वर, बाद वाला तो ये नहीं बोला है कि अ नहीं आना चाहिए, पहले के बारे में ये कंडीशन है कि विसर्ग के पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के बाद अ और आ सकता है ना, तो कोई भी स्वर आ सकता है। तो वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का र का आधा र हो जाता है। तो निह धन आहार, नीरा आहार हो जाएगा। निह धन आशा, निराशा हो जाएगा। निह धन
निह प्लस धन निर्धन हो जाएगा। यानी आधा र में यहाँ पे ये आधा र हो गया, बोला ना कि र का आधा र हो जाता है, र या आधा र हो जाता है, तो यहाँ पे आधा र आया। ध क्या है, ध आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा वर्ण है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा है, ध। यहाँ पर आप देखिए ध चौथा है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, कोई भी हो सकता है, एनीवन, है ना, तो निर्धन हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से दूसरा नियम को हमने पढ़ा। तीसरा नियम कहता है विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग आधा श बन जाता है। यानी यहाँ पे जो हलंत लगा हुआ है ना, ये आधा श को बताता है, ठीक है ना। आधा श को हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर पूरा श लिखे अगर ऐसे कर दिए तो वो आधा श हो गया, या आधा श को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब विसर्ग के बाद क्या कंडीशन है, विसर्ग के बाद त हो या श हो। विसर्ग के बाद यहाँ त आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ श आ रहा है, फिर विसर्ग के बाद यहाँ श आ रहा है, यानी विसर्ग के बाद या तो त हो या तो श हो, तो विसर्ग आधा श में चेंज हो जाता है। यानी नमः प्लस ते नमस्ते, यानी नम तो यहाँ पे पूरा पूरा हमने लिख दिया, विसर्ग किस में चेंज होगा, आधा श में, और ते का एज इट इज ते लिख दिए, यानी नमः धन ते नमस्ते। नि धन संतान, नि यानी विसर्ग का क्या हो जाता है, स आ जाए, विसर्ग के बाद स आ जाए या त आ जाए तो विसर्ग आधा स में परिवर्तित होता है। निह धन संतान निसंतान हो जाता है। दुह प्लस साह दुस्साह हो जाता है। विसर्ग यहाँ आधा स में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ श है, यहाँ श है, यहाँ त है। कंडीशन क्या है, या तो त होना चाहिए या तो श होना चाहिए, तो विसर्ग आधा श में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चौथा नियम, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। विसर्ग के पहले अ हो या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, विसर्ग के साथ त हो या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पे आधा स बन जाता है। यह दो नियम यहाँ पे दे दिया गया है। तो विसर्ग के पहले अ हो या आ हो, अंत अनंत, अनंत में आ की ध्वनि आ रही है, अब बाद में कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, या व्यंजन भी हो सकता है, तो अंतः प्लस तल अंत अंतस्थल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, विसर्ग के साथ त या था हो, विसर्ग के साथ त हो या था हो, था के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा, स बनेगी। ये है नी, विसर्ग के स्थान पे ये श बन गया, और ता निष्ताप, है ना, निष्ताप बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नियम नंबर 5, विसर्ग से पहले ई और उ और बाद में क ख ट प फ, यानी पूरा नहीं, क वर्ग का क ख, ट वर्ग का ट ठ और प वर्ग का प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। कौन सा, षटकोण वाला श हो जाएगा। विसर्ग के पहले आप देखिए इसमें ई है, यानी छोटी ई की मात्रा लगी है, इसमें छोटा ऊ है, इसमें भी छोटी है, ये तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, या तो क ख होना चाहिए, या तो ट ठ होना चाहिए, या तो प फ होना चाहिए। देखिए विसर्ग के बाद क ख में से है कोई, हाँ क है। विसर्ग के बाद प फ में से है, हाँ प है। विसर्ग के बाद प फ में से है, हाँ ये प फ वाला है, तो है। तो क्या होता है, विसर्ग का क्या बनेगा, श बन जाएगा, यानी विसर्ग के जगह पे आपको आधा श देखने को मिलेगा, यहाँ हलंत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हलंत देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे आधा। तो देखिए नि प्लस कलंक निष्कलंक, यानी विसर्ग का आधा श बन जाएगा, क कंडीशन फुलफिल कर रहा था, निष्कलंक। चतु प्लस पाद चतुष्पाद, नि प्लस फल निष्फल, यानी हर जगह विसर्ग आधा श में टूट गया है ना। और ये वाला तो एज इट इज सब में लिखा हुआ है, सेम देखिए लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम देखेंगे, नियम नंबर 6 क्या बोलता है हमसे। नियम नंबर 6 क्या बोलता है हमसे, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी विसर्ग के पहले अभी इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है विसर्ग के बाद यानी क ख हो या प फ हो। याद रखिएगा ये दोनों क ख
या प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण, वैसे ही आप लिख दोगे, है ना। यानी आपको कब विसर्ग, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विसर्ग में कब कब कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होता, जब विसर्ग के बाद क ख हो और प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आप ऐड वाला साइन जो है वो आप हटा दीजिए जोड़ वाला, और इसी तरह लिख दीजिए जब आप देखें कि विसर्ग के बाद यहाँ पे क हो, ख हो, प हो, फ हो। ठीक है, चलिए, तो ये था नियम नंबर 6। तो ये थे कुछ नियम जो विसर्ग संधि से रिलेटेड थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका ये संधि जो है टॉपिक वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।